स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज बीएस एजुकेशन द एप्टीट्यूड स्कूल। चलो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का। आपको पता है यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट मंथ में अगस्त में आपका रियल पेपर आने वाला है क्लास, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये पेपर कंडक्ट कर रहे हैं। और आज का जो पेपर हमने लिया है वो बहुत ही सिंपल था, आपको भी लगा होगा और आपने भी बहुत ही ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे मैथ्स में। फिर भी क्लास यहाँ पे हम लोग ये है स्ट्रैटेजी हर वक्त आपके लिए लेके आएंगे। सो अभी हम जंप करते हैं क्वेश्चन की तरफ, डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो हमारा पहला क्वेश्चन पे जंप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे परसेंट का है, डायरेक्टली ओरली जितना होता है सॉल्व उतना ओरली सॉल्व कीजिए। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 12% ऑफ 800 डायरेक्टली 12 8 जा करेंगे परसेंट और ये 2 0 कट जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 96। तो यहाँ पे 96 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे -20% ऑफ 400 ये आ जाएगा हमारा 24 जा 80, मतलब यहाँ पे 80 आएगा। 25% मतलब यहाँ पे 1/4 ऑफ x आ जाएगा। इसका वैल्यू आ जाता है हमारा 16, ये 16 आ गया। 16 ये 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 16 4 दा 64। 64 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है क्लास, आगे जंप करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा है आपको यहाँ पे 30% ऑफ 50% ऑफ 20% ऑफ 2400। हम पहले क्या करेंगे, 50% ऑफ यहाँ पे 2400 निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा, 1200 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका 20% निकाल सकते हैं। 20% इसका आएगा 10% 120, 20% 240, मतलब यहाँ पे 240 आ गया। मतलब अभी तक हमने यहाँ पे 50% निकाल लिया, 20% निकाल लिया। फिर आते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2। हम यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं पहले। तो अगर हम डिवाइड बाय इसको 2 करते हैं तो ये आएगा हमारा 120। मतलब अभी तक हमने यहाँ पे इतना सॉल्व कर लिया पोर्शन। नाउ 30% निकालना है 120 का, 30% निकालना है 10% 12, 30% हो जाता है 36। 36 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। यहाँ पे एक्चुअली 36 आया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। सो डायरेक्ट ही अटेम्प्ट करना है क्लास। यहाँ पे परसेंट में यही चीज होती है कि हम परसेंट को कैसे भी मूव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पहले ये हमने सॉल्व किया, बाद में ये सॉल्व किया और उसके बाद यहाँ लास्ट 30% सॉल्व किया। तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे 14 इंटू 15। 14 इंटू 15 करने के लिए हमने क्लास में डिस्कस किया है। 14 इंटू 14 पहले करो, 196 होता है। एक 14 बचा हुआ है, 196 में वो 14 ऐड करेंगे, वो जाएगा 210। सो डायरेक्टली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 210। फिर यहाँ पे 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17, बचा यहाँ पे कितना 8, 17 5 हो जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। अभी प्लस ये टर्म है, ये टर्म अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आती है तो माइनस में जाएगी। सो माइनस में जाएगा मतलब 9 2 जा 18 और 9 1 जा आ जाएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब x। 15 -21 -6, -6 210 में से गया 204, 204 इज द आंसर। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे 0.46 इंटू 6.7। देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट का। जैसे कि आपको पता है मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करेंगे। पहले कॉर्नर कॉर्नर 4 6 जा हो जाता है यहाँ पे 24, 6 7 जा यहाँ पे आ जाएगा 42, फिर यहाँ पे 6 6 जा 36 और यहाँ पे 7 4 जा 28, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 14 का 4, यहाँ पे 4 + 2 6, यहाँ पे 64 आएगा। 64 आखिरी डिजिट लेंगे 2, 4 को ऐड करेंगे 8, 68 का 8, 6 कैरी करेंगे, यहाँ पे 30 आएगा। पॉइंट लगे हुए हैं तो हमें पता है कि डेसिमल के कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे सिंगल डिजिट मतलब 3 डिजिट हो गए। तो हमारे आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट लगने चाहिए, मतलब 3 डिजिट के पहले हम पॉइंट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आने वाला 3.082। तो हम इसको फिलहाल इसको क्लियर करते हैं और हमारा आंसर मतलब वैल्यू लिखते हैं इसका, दैट इज व्हाट 3.082। प्लस आएगा यहाँ पे x डिवाइड बाय यहाँ पे 14 है इज इक्वल टू 53.082 है। अब ये टर्म जो है अगर वो उधर जाती है तो माइनस हो जाएगा। 0.082 यहाँ पे माइनस में आखिरी जाएगा, मतलब 3.082 अगर इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 50 बचेगा। और यहाँ पे ये जो 14 है वो 14 अगर शिफ्ट हो जाता है वहां पे मल्टीप्लाई में जाएगा, 14 बाय 70, 700 हमारा आंसर होना चाहिए। 700 ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 1 बाय 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाता है 7 8 जा 56 + 1 57 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8 आएगा इंटू 224 इंटू यहाँ पे 13 है डिवाइड बाय 14। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 जाएगा यहाँ पे 2 जा 16, रिमाइंडर इज 6, 8 8 जा होता है 64,
14 जाएगा डायरेक्टली 2 सा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन 57 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 13, बट हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे नीचे वाला पोर्शन, दैट इज 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 576 प्लस 25% ऑफ 660। 25% मतलब डायरेक्टली इसका डबल हाफ करना है। इसका हाफ कितना हो जाएगा 330, उसका हाफ कितना हो जाएगा 330 का हाफ यहाँ पे हो जाएगा 300 का हाफ 150, और इसका मतलब 165, तो यहाँ पे 165 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 57 इंटू 2 इंटू 13 हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 5 11 का 1 कैरी, 8 + 6 14 का 4 1 कैरी, 6 + 1 7, तो यहाँ पे 741 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपन, सिंप्लीफाई करेंगे 30 से जाएगा, 13 जाएगा यहाँ पे 13 5 सा 65, 13 6 सा 13 5 ही जाएगा, 13 5 सा 65, 65 बचा यहाँ पे कितना 5 + 4 9, यहाँ पे 9, 13 जाएगा 7 सा 57 का आंसर, यहाँ पे 2 आना चाहिए आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे 44% ऑफ 125। देखिए क्लास यहाँ पे 44% ऑफ 125 को हम 125% ऑफ 44 भी लिख सकते हैं। 125% का जो वैल्यू होता है 5/4। सो मैं डायरेक्टली 5/4 लिखूंगा इसके जगह। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दैट इज 5/4 ऑफ व्हाट 44 आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा दैट इज 11, मतलब 11 5 सा 55, मतलब पहले टर्म का जो आंसर आया वो क्या आया 55। प्लस आते हैं आगे, यहाँ पे 676 का स्क्वायर रूट होता है यहाँ पे 26, तो 26 प्लस में आएगा, माइनस 15 से इसको डिवाइड भी करेंगे, 15 जाएगा यहाँ पे 1 जा 15, बचा कितने यहाँ पे 5 + 8 13, मतलब 15 जाएगा डायरेक्टली 9 जा। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अभी इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 26 - 19 कितना होगा, 26 - 19 होता है 7, तो यहाँ पे 7 ऐड करेंगे, 55 + 7 क्या हो जाएगा 62, 62 ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ 5 to 9। रूट ऑफ 5 to 9 क्या होता है यहाँ पे हमारा 23 हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 6 का स्क्वायर 36 विच इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 27 - 36 -9 आएगा, तो यहाँ पे -9, 23 - 9 क्या हो जाएगा 14, तो 14 इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो x की जो वैल्यू आएगी वो रूट ऑफ 14 आएगी, तो रूट ऑफ 14 ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अरिथमेटिक का पोर्शन है क्लास। अरिथमेटिक बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है, बट यहाँ पे आपको लैंग्वेज पे कमांड रखना और कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पे जंप करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, started a journey 1 hour later than the scheduled time for a journey for 1200 km. To reach a place of scheduled time, the pilot had to increase the speed by 40 km/h. What is the normal speed in km/h? देखिए यहाँ पे सिंपल है, स्पीड का और टाइम का कंपैरिजन किया गया है। स्पीड अगर बढ़ा दी तो टाइम कम लगने वाला है, मतलब शेड्यूल टाइम पे पहुंचने वाला है, ये उसने वर्ड यूज किया है। ये क्वेश्चन को देखने के बाद हमने क्लास में टाइप नंबर 3 जो डिस्कस किया वो हमें याद आ रहा है, मतलब इसमें हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं जो हमने डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम कितना, तो यहाँ पे 1 आवर गिवन है और डिस्टेंस भी आपको गिवन है 1200 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो डिफरेंस इन टाइम वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला एक बार मैं रिपीट करता हूं, फॉर्मूला इज व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन रिलेटिव स्पीड। सो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस गिवन है आपको यहाँ पे 1200, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1200 किलोमीटर विच इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 आवर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ले लेंगे 1 आवर इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। ओरिजिनल जो स्पीड है हमें यहाँ पे x लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारी स्पीड जो है इंक्रीज हुई 40 से, मतलब नेक्स्ट स्पीड जो है वो हम लेंगे x + 40। तो पहला स्पीड हो जाएगा हमारा x, सेकंड स्पीड हो जाएगा हमारा x + 40 अपॉन रिलेटिव स्पीड आएगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज यहाँ पे 40 आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ओरिजिनल स्पीड नॉर्मल स्पीड पूछ रहा है, तो नॉर्मल स्पीड हमें यहाँ पे x निकालना है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये 40 इधर लेके जाऊंगा और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो x स्क्वायर मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर निकालने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन पकड़ेंगे। और आपके क्लास में मैंने बताया भी है कि ऑप्शन अगर पकड़ना है तो सबसे पहला ऑप्शन तीसरा नंबर का पकड़िए, मतलब जिससे हमारा आंसर जल्दी निकल सकता है, कोशिश करेंगे अपन। तो पहला तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन हम पुट करके देखते हैं। इधर मैंने अगर यहाँ में वैल्यू पुटअप किया तो इसका जो आंसर है वो 1200 आना चाहिए।
तो हम देखते हैं पुट करके, इज इक्वल टू यहाँ जाएगा नॉर्मल स्पीड 200 इंटू यहाँ पे 240 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 40 है, तो 0 0 कैंसिल, 4 जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 6 2 12, यस 1200 ये मैच कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर मैच कर होगा, यस ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे 25 kg ऑफ शुगर। जिस तरह से हमें क्वेश्चन ऑब्जर्व हो रहा है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बाद में पता चलेगा। 25 kg of sugar at ₹20 per kg was mixed with some amount of sugar at 32 rupees per kg. The whole mixture was selling at 20% profit for 32.4 per kg. Find the amount of second variety of sugar. Price at 30 rupees per kg. मतलब यहाँ पे हम लोगों को जिसका प्राइस 32 है उसका हमें अमाउंट निकालना है। तो जिस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है एलिगेशन का, तो एलिगेशन में आपको यहाँ पे पता है कि क्वांटिटी का रेशियो हमें मिलता है एलिगेशन के थ्रू। एलिगेशन इज अ शॉर्टकट मेथड विच इज यूज्ड टू फॉर्म अ रेशियो ऑफ क्वांटिटीज। सो क्लास यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, 25 kg क्वांटिटी गिवन है जिसका प्राइस गिवन है 20 रुपीज पर केजी, तो लिख लेंगे यहाँ पे 20 रुपीज पर केजी। इसको हम मिक्स कर रहे हैं, जिसका क्वांटिटी हमें नहीं पता उसका प्राइस गिवन है 32 रुपीज पर केजी, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 30 रुपीज पर केजी। द होल मिक्सचर वॉज सेलिंग प्राइस है, जैसे कि एलिगेशन में हमें यहाँ पे तीनों वैल्यू का टाइप सेम चाहिए होता है। सो मिक्सचर का यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पहले वो कर लेते हैं, दैट इज 32.4 की वैल्यू अपने को यहाँ पे 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% अगर प्रॉफिट है तो 120% सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सो 120% इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 32.4 होगा, तो यहाँ पे 100% ये मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस मिलेगी। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 जाएगा 6 20 जाएगा यहाँ पे 5 6 से कैंसिल करते हैं, 6 5 30, 6 4 जाएगा 5.4 एंड 5.4 मल्टीप्लाई बाय ये 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 27, यस 27। तो हम डायरेक्टली जो मिक्सचर का वैल्यू है वो लिख लेंगे 27, ये 27 आ जाएगा। एलिगेशन लगाते हैं, इसका डिफरेंस आएगा कितना, 27 प्लस 5 होता है तो ये 5 आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे हमारा 7। तो ये हमारा जो आया है वो क्वांटिटी का रेशियो आया है, मतलब जिसका प्राइस 20 है उसका क्वांटिटी का पार्ट 5 पार्ट, जिसका प्राइस 30 रुपीज पर केजी है उसका क्वांटिटी का पार्ट 7 पार्ट। क्वांटिटी किसकी गिवन है, तो पहले वाले की गिवन है 25 केजी, मतलब 5 पार्ट की वैल्यू 25 केजी, तो एक पार्ट कितना 5 हो जाएगा। अगर एक पार्ट 5 है तो 7 पार्ट कितना, मतलब ये हो जाएगा 35 केजी। सो 35 केजी ऑप्शन नंबर यस 5वां ऑप्शन है, यहाँ पे ये 8 नहीं चाहिए था, यहाँ पे 35 केजी इज आवर आंसर। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, द सम ऑफ 4 consecutive even number is 156. What is the value of thrice the largest even number? इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था एवरेज में, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव के टाइप में, सबसे पहला टाइप जो हमने डिस्कस किया है क्लास में। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की अगर बात होती है तो हमेशा याद रखना उसका जो एवरेज है वो हमेशा मिडल नंबर होता है, एवरेज मिडल नंबर होता है। पर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे सम गिवन है 4 consecutive इवन नंबर का, कितना 156। तो मैं पहले क्या करूंगा, एवरेज कैलकुलेट करूंगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू 156 कितने नंबर है, दैट इज 4 नंबर का है। सॉल्व करते हैं, 4 3 12, 4 9 36, मतलब यहाँ पे 39 जो है वो एवरेज है। इसका मतलब क्या होगा कि 39 जो है ये मिडल नंबर है उस 4 consecutive इवन नंबर का, दिस इज मिडल नंबर। अभी ये हमारा इवन नंबर नहीं है, मतलब जो 4 इवन नंबर है हमें लिखना पड़ेगा, ये नंबर मिडल नंबर होता है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 38, यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 एंड हमारा आएगा 42। सो इस तरह से हमारे 4 consecutive इवन नंबर मिले और ये एवरेज है, मिडल नंबर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्राइस द लार्जेस्ट इवन नंबर। लार्जेस्ट इवन नंबर कौन सा है, 42, उसका थ्राइस बोला है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 126। 126 ऑप्शन नंबर नहीं है इसमें, नन ऑफ दिस हमारा आंसर होना चाहिए, यस दिस इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे मेंसुरेशन का अगर क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मुलेज अच्छे से लर्न होना चाहिए, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल के। ये 2 डायमेंशनल की बात हो रही है। साइड ऑफ स्क्वायर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जो इक्वल है किससे, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होगा, ट्वाइस आर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2r। आगे बढ़ता है, द एरिया ऑफ स्क्वायर
इज 196 किलोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 196। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 14 मिल जाएगी। ये ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 2 इंटू आर हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल करेंगे 7, तो यहाँ पे रेडियस जो मिला सर्कल का वो मिला हमें 7। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर आया है हमारे पास, तो आर स्क्वायर को हम 7 इंटू 7 लिखते हैं। 7 7 कैंसल, 22 7 का होता है 154। 154 ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 12 लेस देन द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट नंबर। द एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर इज 14, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर। जनरल क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन ही समझ सकते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 3 नंबर जो है पॉजिटिव नंबर्स हम अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट ले लेते हैं x, उससे बड़ा y, उससे बड़ा z, मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे z। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि 1/3 ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, मतलब सभी के एवरेज का 1/3, मतलब इसका एवरेज निकालकर उसका 1/3 लेना पड़ेगा। वो लेस है, कितने से लेस है, 12 लेस है। किससे कंपैरिजन में, हाईएस्ट नंबर के कंपैरिजन में। हाईएस्ट नंबर हमने कौन सा अज्यूम किया, z, इसके कंपैरिजन में, मतलब सबसे पहले ये बड़ा है। अगर आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि लेस या फिर मोर, ये वर्ड अगर जब आता है तो हमारा इक्वेशन माइनस का बनेगा, बट बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो इस सेंटेंस में बड़ा नंबर कौन सा है, तो हाईएस्ट नंबर है z, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे z। ये बड़ा है, किससे बड़ा है, एवरेज से। किसके एवरेज से, तीनों नंबर के एवरेज का 1/3 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों नंबर लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस z आ जाएगा। इसका एवरेज क्या होगा, डिवाइड बाय 3, उसका भी 1/3, मतलब यहाँ पे इसका डिवाइड बाय 3 जो आएगा वो 3, और यहाँ पे और नीचे 1/3 का 3 आ जाएगा, मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज 9। तो यहाँ पे मैं इसको कट करके डायरेक्टली 9 लिखता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी ये इक्वल है किससे, 12, मतलब यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आपको बोला है यहाँ पे एवरेज जो है वो 3 नंबर का, उसका 1/3 लेकर ये लेस है, किससे लेस है, 12 से लेस है। किसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे z के कंपैरिजन में। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं। बोला है यहाँ पे एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर इज 14, मतलब यहाँ पे सबसे लोएस्ट x ले लेते हैं, सेकंड लोएस्ट y ले लेते हैं, उसका जो एवरेज है मतलब डिवाइड बाय 2, ये कितना है 14, तो 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 28 हो जाएगा। मतलब हमें x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 28। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह पुट करते हैं 28, तो यहाँ पे z माइनस यहाँ पे 28 प्लस z हो जाएगा, ये ब्रैकेट में डाल देंगे, डिवाइड बाय हमारा 9 होगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 12। अगर हम पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9z माइनस 28 माइनस z, ये 9 यहाँ पे हट जाएगा, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 108। तो क्या हो जाएगा, 9z माइनस z होता है यहाँ पे 8z, माइनस 28 उधर जाएगा तो 108 में 28 आर होगा, तो हो जाएगा 136। सो यहाँ पे 8 से कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, 8 7 जा, तो 17 ये हमारा z का वैल्यू आया, मतलब हाईएस्ट नंबर आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, z, दैट इज 17। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। तो इस वजह से इस जनरल क्वेश्चन को, मतलब एवरेज वाले एग्जांपल को हमने सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, पुष्पा गेव 50% ऑफ द अमाउंट टू ऐश, ऐश इन टर्न गेव 2/5 ऑफ द अमाउंट टू वीरू। आफ्टर पेइंग अ बिल ऑफ 500 रुपीज, वीरू नाउ हैज 8000 रुपीज लेफ्ट विथ हिम, फाइंड द अमाउंट हेल्ड बाय पुष्पा इनिशियली, मतलब पुष्पा के पास इनिशियली कितना अमाउंट था वो पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, परसेंटेज का एग्जाम वाली क्लास जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस, उसी में से ये एग्जांपल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसके पास कितना अमाउंट है परसेंट में, 100%। पुष्पा ने किसको दिया, ऐश को दिया, तो यहाँ पे ऐश को जो अमाउंट मिलने वाला कितना दिया, 50%, तो इसके पास अभी ऐश का टर्न है, इसने किसको दिया, वीरू को, कितना दिया, उसने के अमाउंट का 2/5, तो यहाँ पे वीरू को उसके अमाउंट का 2/5, मतलब 50 का 2/5 होता है 20%, ये 20% दिया वीरू को। अभी यहाँ पे वीरू ने क्या किया, 500 रुपए बिल पे किया और उसके पास अभी 8000 रुपीज बचा, मतलब ही 20% जो वीरू के पास अमाउंट है उसमें से 500 रुपीज बिल भरा, और जो भी अमाउंट उसके पास रिमेनिंग है वो रिमेनिंग अमाउंट अपने उसका है गिवन 8000, तो यहाँ पे लिखेंगे 8000। तो
तो ये 500 जो है उधर शिफ्ट करेंगे तो 20% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज 8500। तो हमें पूछा है पुष्पा के पास इनिशियली कितना अमाउंट है, तो पुष्पा के पास 100% अमाउंट होगा, तो 100% मतलब कितना, 20 जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 8 40 और यहाँ पे 42, तो 4200 इज द आंसर। तो 42500, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। तो इस वे से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्लास यहाँ पे, अ टैंक इज फिल्ड बाय पाइप P एंड Q इंडिविजुअली 60 मिनट एंड 80 मिनट। इंडिविजुअली की बात कर रहे हैं, मतलब एलसीएम मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहला आपको गिवन है यहाँ पे P का कितना गिवन है 60 मिनट, और Q ने इंडिविजुअली कितना गिवन है यहाँ पे 80 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनका टाइम से हम एलसीएम लेकर इसकी इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 240, इफिशिएंसी आएगी यहाँ पे 6 4 यहाँ पे 8 3 मतलब ये आ जाएगा। बोला है यहाँ पे इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप P बी क्लोज सो दैट द अनफिल्ड पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड इन 10 मिनट बाय पाइप Q। मतलब यहाँ पे हम लोग एक टाइमलाइन खींचने वाले, हमें पता है यहाँ पे कि पाइप बीच P जो है वो बीच में क्लोज होने वाला है, तो बचा हुआ टैंक कौन फिल करेगा, तो यहाँ पे Q फिल करेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, P और Q की बात करेंगे। ये स्टार्ट हो गए, आफ्टर सम टाइम, कितने टाइम के बाद यहाँ पे P क्लोज होने वाला है, मतलब P कहीं ना कहीं क्लोज होने वाला है, तो अपन यहाँ पे P को क्लोज करते हैं। अगर P यहाँ पे क्लोज हुआ तो कौन काम करेगा, तो Q काम करेगा। टोटल टैंक 240 लीटर की है अपनी, 240 लीटर में से यहाँ पे Q जो है आखिरी जो है P क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम शुड P क्लोज सो दैट द अनफिल्ड पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड इन 10 मिनट। मतलब यहाँ पे Q जो है 10 मिनट में बचा हुआ टैंक फिल करने वाला है। अभी Q 1 मिनट में कितना टैंक फिल करता है, तो 3 लीटर, 10 मिनट में कितना 30 लीटर, तो यहाँ पे आएगा 30 लीटर। अभी 240 में से 30 लीटर हो गया, कितना बचा है 210 लीटर, तो ये कौन भरने वाला है, P और Q। अभी P और Q जो है उसकी इफिशिएंसी कितनी है 7, तो यहाँ पे 210 को हम 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 30 मिनट। सो इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग के 30 मिनट के बाद P को हमने क्लोज किया। तो आपको क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कब क्लोज किया हमने, तो यहाँ पे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। तो क्लास इस वजह से पाइप एंड सिस्टम का भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्लास यहाँ पे, अब शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। जनरली ये क्वेश्चन क्लरिकल में दिखता है ये क्लास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस से अज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अपन एमआरपी सेट करते हैं, एमआरपी के बाद अपन डिस्काउंट देते हैं, फिर यहाँ पे अपन सेल करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करना होगा उस वक्त आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से अज्यूम करना चालू करो। जैसे कि हम लोग सीपी जो है वो अज्यूम करते हैं हमारा 100%। फिर क्या बोला है, शॉपकीपर ने मार्क किया प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब एमआरपी कितना हो जाएगा, सो एमआरपी हो जाएगा 140% बिकॉज 40% अबव बोला है। फिर बोला एंड सेल इट डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब सेल किया डिस्काउंट पे, डिस्काउंट कितने का दिया 25% का, मतलब कितने परसेंट में बेचा 75% में, किसका एमआरपी का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 140% का हम कितना निकालने वाले हैं, दैट इज 25% डिस्काउंट, मतलब 3/4 75% निकालेंगे। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 जाएगा, 3 जा 12 बचे, यहाँ पे 2 4 5 जा 35, 3 जा होता है 105%, तो सेलिंग प्राइस आएगी हमारी 105%। लिया कितने में था 100% में, बेचा कितने में 105% में, प्रॉफिट कितने का हुआ 5% का। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर, तो 5% इज द आंसर। डायरेक्टली ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। तो इस हिसाब से हमने इसको भी सॉल्व किया। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्लास यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द करंट इज 16 किलोमीटर पर आवर। अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बोट का जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर है, और उसको हमने डिनोट जो किया है वो किया है यू से। तो पहले लिख लेते हैं, यू का वैल्यू अपने को गिवन यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और पानी के साथ बोट का जो स्पीड होगा वो 20 किलोमीटर पर आवर होगा। पानी के साथ मतलब अलोंग द स्ट्रीम, मतलब ही डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड है वो हम डिनोट करते हैं DW से, जिसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे यू DW मिल गया। आगे बढ़ते हैं, the boat goes from point A to point B in upward direction and return back in 6 hours। मतलब बोट जो है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में आने के लिए टोटल 6 घंटे ले रही है।
हमने क्लास में डिस्कस किया है, कभी भी टोटल टाइम जब गिवन होगा तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डी डब्ल्यू प्लस यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन यू। तो यहाँ पे 20 आपको गिवन है, टोटल टाइम 6 आवर, तो यहाँ पे पुट करेंगे 6 आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब डी पूछ रहा है, तो हम डी निकालेंगे। डी डब्ल्यू अपने पास गिवन है यहाँ पे 20, यू अपने पास गिवन है यहाँ पे कितना 16, सॉल्व करेंगे। एलसीएम जो आता है वो आता है कितना अपना यहाँ पे 80 आ जाएगा, तो 80 आएगा, तो यहाँ पे 20 4 जा और यहाँ पे 16 5 जा, तो 4d 5d, यहाँ पे 9d हो जाएगा। ये कटेगा यहाँ पे 3 2 जा, 3 जाएगा यहाँ पे 3 जा, उसके बाद और कुछ कटता है क्या, नहीं, तो ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा 160 और यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगी हमारी डी की वैल्यू। और हमें डिस्टेंस निकालना है, ऑप्शन यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। सो क्लास यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल था। जब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रीति एंड प्रिया इज 4:5, मतलब एजेस का सिंपल एग्जांपल है। एजेस का एग्जांपल सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है क्लास, क्योंकि एजेस का कंसेप्ट ही बहुत सिंपल है। बोला है द रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रीति एंड प्रिया इज 4:5, तो अपन लिख लेते हैं प्रीति का और प्रिया का रेशियो गिवन है यहाँ पे 4:5। प्रीति's एज इज 7 ईयर मोर देन प्रकाश एज, ये हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। प्रीति का एज है 7 साल ज्यादा है प्रकाश से। फिर बोला है द एज ऑफ रेशियो ऑफ प्रिया एंड प्रकाश, तो यहाँ पे प्रिया और प्रकाश का रेशियो आपको गिवन है यहाँ पे कितना 5:3। सो आपको बोला है यहाँ पे फाइंड द एज ऑफ प्रीति। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है। सबसे पहले प्रीति और प्रिया का रेशियो गिवन है 4:5, फिर प्रिया और प्रकाश का रेशियो गिवन है 5:3। इसमें प्रिया का जो पार्ट है वो चेक कर लेते हैं। प्रिया का पार्ट कितना है 5 पार्ट, इधर भी कितना है 5 पार्ट, मतलब ही प्रीति का यहाँ पे 4 पार्ट एज है, प्रिया का यहाँ पे 5 पार्ट एज है और यहाँ पे 3 पार्ट एज है। अगर यहाँ भी ये सेम नहीं होता तो हम सेम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी सेम है तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अभी प्रीति का एज प्रकाश से 7 साल ज्यादा है, तो रेशियो मेथड से चलते हैं। प्रीति का एज यहाँ पे कितना है 4 पार्ट, प्रकाश का कितना है 3 पार्ट, कितना पार्ट ज्यादा है तो 1 पार्ट, तो यहाँ पे जो 1 पार्ट ज्यादा है, सो 1 पार्ट की वैल्यू अपने पास गिवन है 7 ईयर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रिया, सॉरी फाइंड द एज ऑफ प्रीति। प्रीति का एज पूछ रहा है। प्रीति का एज कितना पार्ट है 4 पार्ट, 1 पार्ट कितना 7, तो 4 पार्ट कितना 28। सो जो प्रीति का एज आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 28 ईयर। सो 28 ईयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। तो क्लास इस हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिख रहा है यहाँ पे डीआई। डीआई यहाँ पे अपना टोटल नंबर ऑफ क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले रीड कर लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल सेविंग इन 5 डिफरेंट लोकेलिटीज एंड परसेंटेज ऑफ ब्रेकअप ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन देम, मतलब यहाँ पे सेविंग गिवन है आपको, यहाँ पे लोकेलिटी गिवन है FGHIJ, टोटल नंबर ऑफ पीपल गिवन है यहाँ पे कितने गिवन है, उसमें मेल फीमेल और चिल्ड्रन को डिवाइड किया है परसेंट में। अगर मैं ये तीनों परसेंट को ऐड करूं तो 100% आता है, मतलब सभी को अगर मैं ऐड करूं यहाँ पे ये 100% आता है। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकाल के रखना नहीं है, जिसकी जरूरत होगी उसको हम यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन तो समझ में आया। यहाँ पे मेल फीमेल चिल्ड्रन है, परसेंट में दिया है, जो भी वैल्यू निकालना होगा जैसे कि निकालना होगा 55%, अगर मैं इसका निकालता हूं तो मुझे मेल मिल जाएगा। इस हिसाब से हम क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन तो समझ में आया। अभी पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। आपको पूछा व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेन एंड चिल्ड्रन स्टेइंग इन लोकेलिटी आई टुगेदर। तो लोकेलिटी आई की बात हो रही है। अभी लोकेलिटी आई में आपको मेन और वुमेन दोनों, मेन और चिल्ड्रन दोनों का एडिशन पूछा है। मेन कितना है दैट इज 65, चिल्ड्रन कितना है 10, टोटल कितना 75%। 75% किसका 6020 का, डायरेक्टली क्या करेंगे 75% मतलब होता है 3/6020 का। 4 जाएगा यहाँ पे 1 जा, बचा पे 2, 4 जाएगा 5 जा, 24 0 जा, 1505 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 15 3 जा 45, मतलब 4515 4515, यस 4। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। तो क्लास इस हिसाब से हमने इसको भी सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल होता है क्लास। यहाँ पे जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, द नंबर ऑफ विमेन स्टेइंग इन विच लोकेलिटी इज हाईएस्ट। नंबर ऑफ विमेन, देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विमेन कौन से लोकेलिटी में हाईएस्ट है ये निकालना है। ये क्वेश्चन बड़ा टास्की क्वेश्चन है। इनिशियल लेवल पर आपने इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए,
बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लेकर भी आगे बढ़ सकते हो। अब ये अगर मैं निकालना चाहता हूं कौन से लोकेलिटी में हाईएस्ट है, तो मुझे हर एक लोकेलिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हर एक लोकेलिटी में जो फीमेल है वो निकालना पड़ेगा, वो जिसमें हाईएस्ट होगा वो अपना आंसर। अभी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे सोचूंगा, 35% मैं इसका निकालूंगा, तब जाके मुझे फीमेल मिलेगी एफ लोकेलिटी की, 44% मुझे इसका निकालना पड़ेगा, मुझे हर एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसमें जाने वाला टाइम कभी कभी सॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इस क्वेश्चन को इनिशियल लेवल पर अगर स्किप करना है तो कर सकते हो, बट फिर भी अगर सॉल्व करना है रिस्क लेकर तो हम देख सकते हैं फीमेल में परसेंट किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 44, तो 44% 4850 का, इसमें वैल्यूज भी बहुत कम पास पास है। अभी यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी दिख रही है, 25% है, तो 25% इसका निकालेंगे तो कंपेयर टू दिस कम ही आएगा। मतलब मैं अगर रिस्क लेता हूं तो मैं अपना आंसर ये मार्क करना चाहूंगा, दैट इज जी का। सो ऑप्शन नंबर जी ये मैं आंसर करके आगे बढ़ूंगा अगर मुझे रिस्क लेना है तो, अदरवाइज सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा, हर एक का वैल्यू निकालना है, बहुत टाइम लगने वाला है क्लास, इसलिए हम डायरेक्टली 44 ये ज्यादा दिख रहा है मुझे, वही मैं आंसर लेकर आगे बढ़ता हूं। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टेइंग इन लोकेलिटी एच एंड आई टुगेदर। चिल्ड्रन पूछ रहा है एच एंड आई, एच में चिल्ड्रन कितना है 13%, किसका 50 to 100 का, 13% और ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा 52 इंटू यहाँ पे लिखता हूँ 13 प्लस, वैसे ही एच की बात होगी, अभी आई की बात करते हो, आई में चिल्ड्रन कितना है 10%, ये 10% से 602 होता है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे कितना 602, मल्टीप्लाई करते हैं 13 2 26 का 6 2 कैरी, 13 5 65 प्लस 2 67 प्लस यहाँ पे 602 आ जाएगा, 600 1276 और यहाँ पे 78 हो जाएगा, तो 1278 यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेन स्टेइंग इन लोकेलिटी एफ, मतलब मेन इन लोकेलिटी एफ, लोकेलिटी एफ में मेन कितने हैं, दैट इज यहाँ पे 55%, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 55% ऑफ यहाँ पे कितना 5640, इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, तो नंबर ऑफ मेन स्टेइंग इन लोकेलिटी एच, लोकेलिटी एच में मेल, तो यहाँ पे हमें आना पड़ेगा दैट इज 48% ऑफ व्हाट एच, मतलब यहाँ पे 5200 आएगा, इसका रेशियो ही निकालना है, सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो परसेंट कैंसिल, 0 एंड 0 गेट कैंसिल, 5 11 जा जाएगा, 5 जाएगा यहाँ पे 1 जा 0 जा 4 जा, अगेन 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 12 जा 4 यहाँ पे आएगा 1 जा, बच्चा यहाँ पे 1 4 4 जा 16 और यहाँ पे 1 जा, अगेन डिवाइड होता है यहाँ पे 13 के टेबल में आता है क्या 13 और ये 13 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, और किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जाएगा यहाँ पे 3 से 3 हो जाएगा यहाँ पे 4 जा, ये 104 जैसे कि वैसे, 3 4 जा 12 बचा यहाँ पे 2 3 7 आ जाएगा, यस। अभी और सिंप्लीफाई नहीं होता, मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77 का 7 7 कैरी, 11 4 जा 44 44 प्लस 7 51 हो जाएगा, 517 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कहीं पहला एक ही ऑप्शन है, यस 517 इज द आंसर। आप रिस्क ले सकते हो, डायरेक्टली 517 हम मार्क करके आंसर निकालेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो सिंप्लीफाई करने के बाद वही आने की चांसेस दिख रहे हैं, देखो दिख रहा है 100 इंटू 4 416 वो दिख रहा है, वही अपना आंसर होना चाहिए, तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन लोकेलिटी जे फॉर्म अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन लोकेलिटी एफ। जे में कितना है यहाँ पे 4900 और लोकेलिटी एच कितना है, दैट इज लोकेलिटी एफ, एफ में कितना है यहाँ पे 5640 इंटू क्या करना पड़ेगा हमें 100, 0000 हम कैंसिल करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 जाएगा 25 जा, 4 जाएगा यहाँ पे 1 जा, बचा यहाँ पे 1 4 4 जा एंड 4 अगेन 1 जा, अगेन कुछ डिवाइड होता है क्या, तो नहीं होता, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, 25 0 जा 0, 25 9 जा 225 का 5 22 कैरी, 25 4 जा 100 एंड 22 यहाँ प्लीज 122 आएगा, डिवाइड बाय हम 141 करेंगे, 141 अप्रोक्सीमेटली कितना जा सकता है, तो 141 ये 9 जा करेंगे तो हो सकता है, 8 जा करेंगे तो हो सकता है, तो 8 जा करेंगे, 8 जा करके देखते हैं, क्योंकि 9 जा तो नहीं हो पाएगा, 8 जा करते हैं, 141 इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, तो 1128 यस ये जा सकता है,
9 जा करेंगे तो ज्यादा जाएगा, तो हम यहाँ पे 8 जा करेंगे, तो यहाँ पे 141 8 जा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1225 माइनस 1128, ये हो जाएगा 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ पे 9 बचा, उसके बाद यहाँ पे 0 बचा 97 और एक 0 लगेगा, 141 7 जा, ये 7 जाएगा, मतलब यहाँ पे 87 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा हमारा। तो इस हिसाब से हमने इसको भी सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्लास यहाँ पे इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले साइन मेथड देख लिया कीजिए, साइन मेथड से अगर होता होगा तो उसको साइन मेथड से लेके जाना है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो तो हम पहले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है कि साइन मेथड से नहीं है, जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था, क्या कांस्टेंट के सामने अगर साइन आता है नेगेटिव तो आंसर सी एंड डी होता है ना, बट यहाँ पे नहीं है, हम डायरेक्टली जंप करते हैं। 21 के फैक्टर निकालना है तो 7 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 3 साइन पहले माइनस माइनस रहेगी, साइन चेंज होगी प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये x का वैल्यू आएगा। वैसे y का वैल्यू निकालते हैं, 63 के फैक्टर निकालना पड़ेगा, 16 आना चाहिए, 7 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 आएगा, तो इसका साइन माइनस माइनस रहेगा इनिशियली, फिर साइन चेंज होगा प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस और ये प्लस। कंपेरिजन करते हैं, ये इक्वल है, ये लेस है, ये लेस है और ये भी लेस है, तो हमारा आंसर जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 और यहाँ पे माइनस 15y साइन मेथड में नहीं बैठ रहा है, सॉल्व करेंगे। फैक्टर निकालते हैं, 5 10 50, 50 25 2 नहीं होगा, 50 5 10 ही होगा, मतलब 10 5 50 होता है, यही फैक्टर मान निकलेंगे 10 और यहाँ पे 5। देखिए एक चीज और इसमें मैं आपको बता रहा हूं, अगर x के इक्वेशन में और y के इक्वेशन में कोएफिशिएंट अगर 5 और यहाँ पे 5 है तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड बाय 5 होने के बाद भी हम न्यूमरेटर का कंपैरिजन कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे वो डिवाइड बाय 5 अगर हम नहीं भी करते तो भी चलेगा। सो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, 10 5 50 लेता हूँ, 10 और 5 का फैक्टर निकाल लिया, साइन यहाँ पे रहेगा प्लस फिर माइनस, फिर साइन होगा माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे फाइनल फैक्टर ऑफ x। डिवाइड बाय 5 करना है, बट यहाँ पे अगर x और y में दोनों तरफ अगर 5 5 है कोएफिशिएंट, तो वहां पे एक्चुअली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन करते वक्त वो इक्वल, मतलब वो कंपैरिजन हो जाता है। अभी वैसे इसको सॉल्व करेंगे, 10 5 50, तो यहाँ पे 10 5 50, तो यहाँ पे भी 10 और 5 आएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, बट इसके साइन जो है माइनस माइनस रहेंगे, बाद में हो जाएंगे प्लस और ये प्लस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करता हूँ, डिवाइड बाय 5 करता हूँ, तो हर चीज में डिवाइडेड बाय 5 है, इस वक्त हमें यहाँ पे कंपेयर सिर्फ न्यूमरेटर का ही करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने डिवाइड बाय 5 लिखा ही नहीं। सॉल्व करते हैं, ये इससे क्या है, लेस है, ये इससे अगेन लेस है, ये भी लेस है और ये इक्वल है, तो लेस डाउन इक्वल टू हमारा आंसर होगा x इज लेस देन और इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, साइन मेथड, ये साइन मेथड में बैठ रही है। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर x के इक्वेशन में माइनस प्लस है और y के इक्वेशन में प्लस प्लस होगा, मतलब जिस इक्वेशन में माइनस प्लस है और दूसरे इक्वेशन में प्लस प्लस होगा तो माइनस प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, तो हमारा इसका आंसर जो है साइन मेथड से डायरेक्टली निकल रहा है, x इज ग्रेटर देन y, यस ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, x इज ग्रेटर देन y। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 20, साइन मेथड से नहीं बैठ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। जब भी नंबर बड़े बड़े होते हैं तो आप कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्टली यहाँ पे नंबर को और ब्रेक करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जैसे 6 को मैं 3 इंटू 2 लिखता हूँ, और वैसे ही 20 को मैं यहाँ पे 5 इंटू 4 लिखता हूँ। हमें चाहिए 19, तो यहाँ पे माइनस है तो एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा होना चाहिए। मतलब क्या करेंगे, 3 × 6 6 4 24, तो यहाँ पे 24 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। इस दोनों का डिफरेंस 19 आता है, तो यहाँ पे माइनस 19 प्लस रहेगा, बाद में साइन चेंज होगा तो यहाँ पे प्लस 24 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 5, तो ये आएगा माइनस में, ठीक है। सो 24 एंड माइनस 5 रहेगा। दूसरा फैक्टर 100 और 6, देखो यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय 6 क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको यहाँ पे x के और y के इक्वेशन में कोएफिशिएंट 6 और 6 दिख रहा है। जब 6 दिखता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिवाइड बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम अगर होता है तो कंपैरिजन भी उतना वही आता है जो न करते हुए भी आता है। सो 24 और 5 रहेगा। दूसरा फैक्टर निकालते हैं,
6 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2 में, 100 को ब्रेक करेंगे यहाँ पे 25 इंटू यहाँ पे 4 जा, तो 3 2 जा 6, हमें क्या चाहिए 49, 6 4 जा 24, ये 24 एंड 25, यस, तो 24 एंड 25 ये दो फैक्टर मिलके जिसका एडिशन 49 आता है। साइन पहले माइनस माइनस रहेगी, बाद में साइन प्लस प्लस हो जाएगी, तो ये हमारा फैक्टर आया। कंपैरिजन करते हैं, 24 24 इक्वल है, 24 25 लेस है, 5 -5 ये लेस रहेगा, हमारा आंसर क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू y, लेस देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। सो क्लास यहाँ पे जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ऑफ इनइक्वालिटी। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15, ये अपना लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने दो मेथड क्लास में डिस्कस किया था। पहला मेथड जो हम स्कूल में करते आ रहे हैं, और सेकंड मेथड हम लोग यहाँ पे r अपन अल्फा यूज करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। सो डायरेक्टली मैं r अपन अल्फा यूज करना चाहूंगा x की वैल्यू निकालने के लिए। सो x की वैल्यू निकालने के लिए r कैसे यूज करना है, तो लास्ट टू टर्म में यूज करेंगे। लास्ट टू टर्म मतलब यहाँ पे इसमें, तो 6 10 होता है 60, तो यहाँ पे आएगा 60, माइनस करना है 15 टू 30, तो यहाँ पे 30 आएगा, अपॉन अल्फा यूज करना है। अल्फा मतलब यहाँ पे 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 3 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 30/10 मतलब यहाँ पे 3 आएगा। सो x की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, वही वैल्यू अपन पुट करने वाले कोई भी एक इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। 3 3 हो जाएगा 9, 9 जाएगा उधर, मतलब 10 माइनस 9 1 होगा, y की वैल्यू आएगी 1/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मतलब 0.5। दिख रहा है यहाँ पे x से y से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y इज द आंसर। तो हमारा आंसर होगा x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर सेकंड, यस। तो क्लास इस हिसाब से हमने आज इस पेपर को सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आएगी, सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्लास आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू राहुल सर। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी राहुल सर ने अबाउट 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए हैं और एक्सप्लेन किए हैं कि परफेक्ट वे क्या होना चाहिए। अभी हम बचे हुए 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो बचे हुए 10 क्वेश्चंस में आप इन सीरीज को देख सकते हो। ये सीरीज आज के एग्जाम में आई हुई थी, तो इन सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी सीरीज जो थी ये रॉन्ग नंबर सीरीज थी, तो हमें इनमें रॉन्ग नंबर पहचानना है। तो शुरू करते हैं सीरीज नंबर 1। तो सीरीज नंबर 1 इसका ऑर्डर इसमें देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और प्रोग्रेशन देखते हैं तो प्रोग्रेशन यहां पर स्लो दिखाई दे रहा है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज हो और प्रोग्रेशन स्लो हो तो हमें उसे सब्सट्रैक्शन से सॉल्व करना चाहिए, और सब्सट्रैक्शन से हम सॉल्व करके लॉजिक पता करेंगे। तो चलो यहां पर कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है देखते हैं। यहां पर कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इधर सब्सट्रैक्ट हो रहा है देखो 500 माइनस 10, इधर सब्सट्रैक्ट हो रहा है -5, इधर सब्सट्रैक्ट हो रहा है माइनस देखिए 485 465 माइनस 20, 465 425, इधर देखिए कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ये 425, ये 345 मतलब -80, और इधर देखते हैं 345, ये तो 385 माइनस 160 इज 185। अब जो लॉजिक्स में नंबर मिले हैं उनको जरा चेक करते हैं। यहाँ पर 10 है, 5, 20, 40, 80, 160। तो यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो 40 मिलता है, 40 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 80 मिलता है, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 160 मिलता है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का लॉजिक होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए था इसके हिसाब से वो कौन सा था। तो यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए था वो था 10, और यहाँ पर आना चाहिए था 5। मतलब इन दो जगह गलत लॉजिक आया हुआ है, और अगर गलत लॉजिक आया हुआ है तो रॉन्ग नंबर 490 विच इज ऑप्शन नंबर 3। देखो इस तरह से पहली सीरीज सॉल्व करनी है हमें। सेकंड सीरीज को देखते हैं। सेकंड सीरीज में देखिए ऑर्डर डिक्रीजिंग है, प्रोग्रेशन स्लो है, सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो भाई कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करें, तो 63 में से सब्सट्रैक्ट करें तो भाई -16 दिखाई दे रहा है। अब 47 में से हम कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करें, तो यहाँ पर -8 दिखाई दे रहा है। इधर देखते हैं कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो 39 -5 यहाँ पर 34 हो रहा है। देखते हैं इधर कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो इधर -1 और इधर -1।
अब इधर भी हमें सेम चीज दिखाई दे रही है, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ यहां पर आना चाहिए था 4, देखिए यहां पर आना चाहिए था 4, यहां पर 4 लिख लेते हैं, 4 का हाफ 2 और 2 का हाफ 1। तो देखिए यहां पर और यहां पर इन दो जगह हमें लॉजिक मिसमैच दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब रॉन्ग नंबर होगा 34, रॉन्ग नंबर होगा 34। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगली सीरीज हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही है, प्रोग्रेशन फास्ट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो भाई यहां पर देखते हैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1.4 इंटू 2 2.8 दिखाई दे रहा है। इधर देखते हैं 2.8 इंटू 3, वेरी गुड, देखो 2.8 इंटू 3 8.4। इधर देखते हैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8.4 इंटू 4, 4 4 द 16 कैरी 1, 8 4 द 32 प्लस 1 33 हो रहा है, परफेक्ट है। आगे देखते हैं 3.6 इंटू करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस हमें मिला है 2 3 4, तो हो सकता है यहाँ पर 5 हो। 6 5 द 30, डेसिमल पॉइंट है इसलिए 0 निकाल दो, 3 5 3 द 15, 15 प्लस 3 18 कैरी 1, 5 3 द 15 प्लस 1 16। देखिए यही लॉजिक है और यही लॉजिक आगे बढ़ते जा रहा है। देखते हैं आगे, इंटू 6, 8 6 जा 48, मतलब यूनिट प्लेस पे 8 आना चाहिए था, यही पे ही रॉन्ग नंबर पकड़ में आ गया है, रॉन्ग नंबर है 1004। देखो इस तरह से ये भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, तो इस जगह रॉन्ग नंबर है 1004, ऑप्शन नंबर 4। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर था, जो हमने मार्क नहीं किया अभी मार्क कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट सीरीज में आप देख सकते हो सीरीज किस तरह की है। तो सीरीज में नंबर आए हैं 8 4 2 6 12 30। सीरीज में पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो तो वहां पर हम 0.5 का यूज करते हैं। तो यहां पर भी करके देखते हैं। सो 8 इंटू 0.5 4 हो रहा है। अब देखो इधर भी हमें वही चीज दिखाई दे रही है, 4 इंटू 0.5 2 हो रहा है। यहां पर 2 इंटू 3 6 हो रहा है। इधर 6 इंटू 2 12 हो रहा है। इधर 12 इंटू देखते हैं 2.5, 12 इंटू 2.5 30 हो रहा है। अब जरा सोचते हैं भाई 0.5 दो बार आया हुआ है, प्रॉपर लॉजिक अगर देखें तो यहां पर 2.5 2 तो यहां पर आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था 1.5, क्योंकि अगर ये 0.5 का डिफरेंस अगर मेंटेन करे तो यहां पर आना चाहिए था 1.5 और यहां पर आना चाहिए था 1, यानी 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1.5 6, ये सही होता। ये दो जगह लॉजिक गलत हुआ है, इसलिए रॉन्ग नंबर है 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। सीरीज किस तरह की है, वही सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। प्रोग्रेशन देखते हैं, प्रोग्रेशन भी फास्ट दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चलो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो भी चेक कर लेते हैं। इंटू 1 प्लस 1 ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, इधर तो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है 7 3 ज़ा 21। इधर देखते हैं क्या है, तो इधर 21 इंटू 4 84 प्लस 5 89। इधर 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, भाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 4 5 प्लस 1 यानी 4 4 6। अब जो लॉजिक मिला है यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर इधर इंटू 1 प्लस 1 है, इधर 2 प्लस 1 है, तो इधर इंटू 3 प्लस 1 होना चाहिए था और इधर इंटू 4 प्लस 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। तो दो जगह गलत लॉजिक है, तो रॉन्ग नंबर 21, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो देखो इस तरह से ये सारी सीरीज सॉल्व हो गई है और काफी आसानी से सॉल्व हो गई है, मतलब पेपर बिल्कुल आसान था। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो फटाफट ही सॉल्व होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आया था, अ सम बिकम 13380 आफ्टर 3 years and rupees 20070 आफ्टर 6 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। तो देखो एक कोई तो भी प्रिंसिपल है जो कि 13380 हो रहा है 3 सालों में और 20070 हो रहा है 6 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो वो सम कितना है। तो समझ लेते हैं सम जो है वो P है, सम जो है वो P है। तो अमाउंट बन रहा है 13380 और वो सम है समझो P, कितने साल में
तो यहाँ पर 6 साल लिखा हुआ है और इधर 3 साल लिखा हुआ है, तो ये 3 साल में हुआ है। सो 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर 3। अब ये 3 साल का है और ये 6 साल का है। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करना है, ध्यान से देखिए। हम यहां पर इसका भी लिख लेते हैं 20070 बराबर इज इक्वल टू 1 प्लस प्रिंसिपल इंटू, प्रिंसिपल रह गया है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर 6, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हम 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर 6 इसको प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 देखिए रेज़ टू पावर 3 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब देखो इतना पोर्शन, जो इतना पोर्शन है इसकी वैल्यू तो साफ साफ दी गई है 13380, तो बस फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं 20070। अगर मैं यहाँ पर 13380 लिखता हूँ और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा 13380, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बचा क्या है 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर 3, बस इतना ही बचा हुआ है। तो फटाफट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये 0 और ये 0 तो कैंसल, यूनिट प्लेस पे 7 है, चलो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 बचा 2, 3 6 जा 18 बचा 2, 3 9 जा 27, इधर 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, चलो 3 से डिवाइड कर लिया और एक बार 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पर 2 2 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट ही चीज देखने को मिल रही है। 223 का डबल 446 होता है, मतलब अगर हम 223 से डिवाइड करें 223 से डिवाइड करें तो ये हो रहा है 3 जा और ये हो रहा है 2 जा, मतलब 3/2 मिल रहा है। सो 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर 3, 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर 3, यानी 1 प्लस r अपॉन 100 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। देखिए ये क्यूब की वैल्यू यहां पर मिल चुकी है और हमें पूछा है सम, मतलब वो सम कितना था, मतलब प्रिंसिपल। तो ये 3/2 डायरेक्टली हम यहां पर पुटअप कर देंगे। ये जो 3/2 हमें मिला हुआ है ये डायरेक्टली हम यहां पर पुटअप कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल। तो बस फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 13380 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, इसकी वैल्यू डायरेक्टली मिल चुकी है कितनी 3/2, ये 3/2 यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो भाई ये मिलेगा 446। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 6 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 8920। तो प्रिंसिपल मिल चुका है हमें 8920। आई एम रिपीटिंग अगेन कि भाई पहले हमने ये वाला इक्वेशन लिखा, फिर ये वाला इक्वेशन लिखा, फिर ये जो 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर 6 है इसको हमने स्प्लिट किया। ये स्प्लिट कौन से रूल से किया भाई, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n, इस रूल से हमने इसको स्प्लिट किया है। तो स्प्लिट करने के बाद हमें ऐसे 2 ब्रैकेट मिले, जिसमें से ये ब्रैकेट ऑलरेडी दिया हुआ था, इससे हमने क्या किया 1 प्लस r अपॉन 100 क्यूब इसकी वैल्यू पता की जो कि 3/2 आ रही है। तो 3/2 बस यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया और हमें सम मिल चुका है। तो आंसर है 8920 विच इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 फ्रेंड्स जय एंड वीरू is 7:9. If both are saving ₹6,000 each from their income, then the ratio of their remaining income become 5:7. What is the income of वीरू? तो देखो जय और वीरू इनकी जो इनकम है वो किस रेशियो में है? जय और वीरू इनकी इनकम 7:9 इस रेशियो में है। ये रेशियो दिया है इनकम का और दोनों लोग सेव कर रहे हैं 6,000, तो 6,000 रुपए की सेविंग है।
6,000 रुपीज सेविंग, 6,000 रुपए की सेविंग है फ्रॉम देयर इनकम, देन द रेशियो ऑफ देयर रिमेनिंग इनकम बिकम 5:7। तो जो रिमेनिंग इनकम है बची हुई वो 5:7 है। भाई इसने भी 6,000 रुपए सेव किए, इसने भी 6,000 रुपए सेव किए, दोनों का सेविंग इक्वल है, तो दोनों के यूनिट भी देखते हैं, यहाँ पर दोनों के यूनिट भी इक्वली ही डिक्रीज हुए हैं। आप देख सकते हो दोनों के यूनिट इक्वली डिक्रीज हुए हैं, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जय ने 2 यूनिट सेव किए और वीरू ने भी 2 ही यूनिट सेव किए हैं। तो यहां पर हमें वैल्यू मिल गई है 2 यूनिट इज इक्वल टू 6,000। अगर 2 यूनिट इज इक्वल टू 6,000 है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3,000। क्वेश्चन सॉल्व। हमें क्या पूछा है? तो हमें पूछा है व्हाट इज द इनकम ऑफ वीरू। तो वीरू की इनकम देखिए कितने यूनिट है, भाई वीरू की इनकम है 9 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 3,000। तो 9 यूनिट की वैल्यू बिल्कुल सही, ये हो गई 27,000, विच इज ऑप्शन नंबर 4। देखो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अरुण स्कोर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 24 मार्क्स। अरुण ने 30% मार्क्स स्कोर किए और फेल हो गया 24 मार्क्स से। वरुण ने 40% मार्क्स स्कोर किए, देखो वरुण स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 36 मार्क्स मोर देन रिक्वायर्ड टू पास। 36 मार्क्स ज्यादा लिए हैं, तो पास परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज कितना है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका यही है कि देखो जब 30% लेता है तो फेल होता है 24 मार्क्स से, और 40% लेता है तो 36 मार्क्स से पास होता है, यानी कि 30% और 40% इनका जो डिफरेंस है वो 24 और 36 इन दोनों का सम है। यानी अगर मैं पासिंग मार्क्स P समझूं, पासिंग मार्क्स P समझूं, तो यहां से यहां तक जो डिफरेंस है वो 24 मार्क्स का है और परसेंटेज यहां पर होते हैं 30% और फेल हो जाता है, और यहां से यहां तक जो डिफरेंस है वो 36 मार्क्स है और परसेंटेज देखें तो परसेंटेज मिले हैं उसे 40 और वो पास हो जाता है। तो ये पासिंग परसेंटेज कितना है यही पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? भाई यहां से यहां तक कितने परसेंटेज का डिफरेंस है? ये 30% है, तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो 40% आ रहा है, मतलब यहां से यहां तक 10% का डिफरेंस है, और ये 10% कितने मार्क्स के बराबर है? तो देखिए यहां से यहां तक ये 24 मार्क्स हुए और यहां से यहां तक 36, मतलब कुल मिला के ये होते हैं 60 मार्क्स। 10% मतलब 60 मार्क्स, राइट। हमें पता करना है पासिंग परसेंटेज, यानी कि अगर ये 24 मार्क्स, अगर ये 24 मार्क्स की वैल्यू पता चल जाए, मतलब परसेंटेज में पता चल जाए, तो हम 30% में उतना ऐड कर देंगे तो हमें पासिंग परसेंटेज मिलेगा। तो देखते हैं, अगर 10% मतलब 60 मार्क्स होते हैं तो 24 मार्क्स मतलब कितना, 24 मार्क्स मतलब कितना वो पता कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इधर ही डिवाइड कर सकते हैं। सो देखते हैं 10%, 10 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू एक्स। सो 10 6 जा 60, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू होगी 4। यानी कि अगर ये 4% ज्यादा लेता, देखो 24 मार्क्स मतलब x मतलब कितना मिला है 24, अगर ये सॉरी x मतलब 4, नॉट 24, x मतलब 4 मिली है इसकी वैल्यू, तो x मतलब यहां पर मिला है 4। अगर ये 4% ज्यादा लेता तो पास हो जाता, यानी पासिंग परसेंट 30% प्लस 4 यानी कि 34%। इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने पता कर लिया है। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। ये 30% है, 40% है, 30% मतलब पास के नीचे है, 40% मतलब 30% पासिंग से कितना दूर है, 24 मार्क्स दूर है, 40% पासिंग से 36 मार्क्स दूर है, डिफरेंस है 10% का, लेकिन अगर मार्क्स यहाँ से यहाँ तक कितने मार्क्स है तो वो 60। तो हमें पता करना है पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, भाई 24 मार्क्स मतलब कितने परसेंट हो गए ये चेक करना है। तो ये हमने निकाल चुके हैं 4, तो अगर 4% मिलते और एक्स्ट्रा तो ये पास हो सकता था, मतलब पासिंग परसेंट 34%। दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विवेक एंड मनोज स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹40,000 एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली।
तो विवेक और मनोज दो लोग हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये विवेक है, ये मनोज है। और विवेक ने इन्वेस्ट किए हैं 40,000 और मनोज ने इन्वेस्ट किए हैं 60,000। आफ्टर 6 मंथ, मतलब इनका ये इन्वेस्टमेंट 6 महीनों तक रहा है। यहां पर हम लिख देते हैं इंटू 6, ये इन्वेस्टमेंट 6 महीनों तक रहा है। उसके बाद देखिए, विवेक एंड मनोज इंक्रीजेस देयर इन्वेस्टमेंट 20,000 एंड 40,000। तो अब विवेक का इन्वेस्टमेंट 20 लाख, तो ये हो गया 60,000 एंड मनोज का 40,000, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट हो गया है 1 लाख। ठीक है। So what will be the share of Vivek in profit of 20,800 at the end of year, मतलब साल के अंत में, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अगले 6 महीने रहा है। तो अब क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट देखते हैं इनका, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। सो मनोज का इन्वेस्टमेंट पहले 6 महीने 40,000 था, तो ये हो गया 2,40,000 और अगले 6 महीने 60,000 था, तो ये हो गया 3,60,000। तो मनोज का जो इन्वेस्टमेंट, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम इसको, ये हो जाएगा 6 लाख। 2,40,000 प्लस 3,60,000, 6 लाख। उसी तरह से मनोज का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट वो भी देख लेते हैं। सॉरी, जो हमने निकाला है वो विवेक का है, हम मनोज का भी निकालेंगे। ये विवेक का है, मनोज का 60,000 इंटू 6, 3,600, 3,60,000, 3,60,000। मनोज का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया 60,000 इंटू 6, 3,60,000। उसी तरह से अगले 6 महीने में 1 लाख इंटू 6, दैट इज 6 लाख। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हो जाएगा 9,60,000। तो देखिए, इसका इन्वेस्टमेंट 6 लाख है, इसका 9,60,000 है। तो रेशो देखते हैं कितना मिलेगा। ये 3 0, ये 3 0, ये कैंसिल, ये वाला 0, ये वाला भी कैंसिल, यानी 60/96। विवेक और मनोज, इनका इन्वेस्टमेंट, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम इसको। तो ये इन्वेस्टमेंट, इसका रेशो भी पता कर लेते हैं। 12 5 60, 12 8 96, सो 5:8 इस रेशो में रहा है। हमें पूछा है कि भाई विवेक का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा। देखो, प्रॉफिट हुआ है 20800। अब देखते हैं टोटल यूनिट कितने हैं। भाई 13 यूनिट है, ये 13 यूनिट, यानी प्रॉफिट के 13 यूनिट बनाए जाएंगे, जिसमें से 5 यूनिट विवेक ले लेगा, 8 यूनिट मनोज ले लेगा। तो ये 13 यूनिट मतलब कितने हैं, 20800 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। सो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 13 1 13, 13 6 78, 1600। 1 यूनिट की वैल्यू 1600। तो अब हमें सवाल पूछा है विवेक के बारे में। तो विवेक ले रहा है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू बिल्कुल सही, आंसर होगा 8,000, विच इज ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो विवेक ने पहले 40,000 इन्वेस्ट किए 6 महीनों के लिए, फिर 60,000 6 महीनों के लिए। तो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट उसका हो गया 6 लाख। उसी तरह से मनोज ने 60,000 पहले 6 महीने के लिए और 1 लाख फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। तो इस तरह से उसका क्यूमुलेटिव हो गया 9,60,000। हमने उसके बाद रेशो पता किया और फिर जो रिक्वायर्ड आंसर है वो पता किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड पैशन। पैशन इस वर्ड के लेटर जितने भी है उसको हम कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। पैशन, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लेटर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हो गए 7 फैक्टोरियल। साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से, एस 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल्स। तो 7 फैक्टोरियल वैल्यू सबको पता है, 5 0 4 0 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, आंसर होगा 2 5 2। ये 7 फैक्टोरियल निकालते कैसे है।
ये होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और मैंने ये सब आपको क्लास में मेमोराइज करवाया है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता है 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2520, विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से ये बचे हुए 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जितने भी पेपर होंगे, अभी देखो लिंक नीचे ही है, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई सब लोगों ने पहले पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस ठीक से देखने चाहिए कि भाई किस तरह से सॉल्व हुए हैं। देखो अभी एग्ज़ाम को काफ़ी कम दिन रहे हैं, तो अपने प्रिपरेशन को अभी बस फिनिशिंग टच दीजिए और अच्छे से अच्छे स्कोर बनाइए। थैंक यू।